प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रफीक, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मफामत होगी न डील, बानी पीटीआई का साफ इनकार, शेर अफजल मरवत ने बड़ा दावा कर दिया। सऊदी अरब के हवाले से बयान पर मरवत की सरजनिश, अगर हक न दिया तो हुकूमत गिरा कर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर ने बड़ी धमकी दे दी। केपी हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक के दावों की असल कहानी क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को इदारों के खिलाफ बयान देने से रोक दिया। फेयर ट्रायल की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। साइफर केस लटक गया, समात 3 अप्रैल तक मुलतवी। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, 30 अप्रैल तक, माफ कीजिएगा। इसके अलावा बात करेंगे मरियम नवाज के पुलिस वर्दी पहनने पर ऑपोजिशन ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त, सोशल मीडिया तनकीद से भर गया। उमर अयूब के वज़ीर आला पंजाब के हवाले से लफ्जी हमले, कौन कौन से ममालिक के सरबराहान अपने सिक्योरिटी इदारों की वर्दी पहनकर तकरीबात में शरीक हुए। मरियम नवाज पर तनकीद किस हद तक दुरुस्त है और जायज़ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे आलमी ताकत अमरीका भी सोशल मीडिया से परेशान। टिकटॉक पर पाबंदी के 1 हफ्ते के अंदर कौमी सलामती पैकेज को कानून का दर्जा दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दस्तखत कर दिए। टिकटॉक इंतजामिया ने अमरीकी इकदाम को 70 लाख इदारों के लिए तबाहकुन करार दे दिया। अमेरिका ने टिकटॉक पर पाबंदी किस खौफ की वजह से लगाई है, थोड़ा सा इस हवाले से भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी साहब, कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। खासतौर पे जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्लास साहब, बयान दर बयान, एक दिन एक बात होती है, अगले दिन उसकी कॉन्ट्रडिक्शन होती है। शेर अफजल मरवत साहब के तो मुझे आज ऑनेस्टली जो उन्होंने बातें की हैं कुछ समझ नहीं आई। कल वो ये कह रहे थे साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, मेरे नाम के ऊपर पीएससी के हवाले से। आज वो ये कह रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सब एक पेज पे है, बिल्कुल पीटीआई मुत्तहिद है। मसला क्या है? ये पीएससी का बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैस मचा हुआ है। और मजे की बात ये है, अब ये मतलब कानून को भी नहीं है, रिवायत है कि अच्छा, हमें ज्वाइन कर लिया। चलिए वो कल हम अगले सेगमेंट में पीएससी को जरूर टच करें, बड़ी इंटरेस्टिंग जी। सीनियर सियासतदान इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इसाक खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम बीबी। अच्छा खाकवानी साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं और काफ़ी देर बाद बात हो रही है आपसे, तो ज़रा एक जनरलाइज सा एक तज्जिया आप दीजिएगा कि ये जो इस वक्त सियासी मामलात बने हुए हैं, अगर इसको एक जाविये से देखें, बानी पीटीआई के हवाले से आपने बहुत उनके करीब रह के काम किया, आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। इस वक्त वो किस स्टेट में है और उनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको? बीबी, मैं क्या कह सकता हूँ, हम जिस उम्मीद के साथ इमरान खान के साथ शामिल हुए और जिस तरीके से हमने उनका 10 साल काम किया और हर जगह पर उनकी मुआवनत की और बेलौस खिदमत की, एक किस्म की दिन रात अपने घरों से बाहर रहे और सारा कुछ करते रहे। और अफसोस ये है कि वो अपनी टीम नहीं बना सके जो कि हुकूमत चलाने के काबिल हो। मैं और क्या कह सकता हूँ, अगर हुकूमत चलाने के लिए टीम जरूरी है, वसाइल की जरूरत होते हैं हुकूमतों को, अगर जिनके पास वसाइल हों तो हुकूमत बड़ी अच्छी चल जाती है, लोगों के साथ बहुत सारे काम, उनके लोगों की जरूरियात पूरी की जा सकती हैं। मगर उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टीम भी होनी चाहिए। मैं अभी आज एक दोस्त के साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि फरोग नसीम साहब बहुत काबिल वकील थे और वो एमकेएम की तरफ से पार्टी के अंदर वजीर कानून थे। आप मुझे कोई आदमी पाकिस्तान में, कलासरा साहब, कोई और इतने समझदार लोग हैं जो तहकीक का काम करते हैं, वो सिर्फ बता दें कि 4 साल में उन्होंने कौन सी लेजिस्लेशन की जिसके अंदर पाकिस्तान के लोगों के, आम आदमी का कोई ना कोई मसला हल हुआ हो, या उसको कम अज कम उम्मीद हो कि अगर इस लेजिस्लेशन के साथ मैं जाऊंगा अदालतों में तो मेरी इसमें मुझे कोई ना कोई वो मिलेगी, रिलीफ मिलेगा। मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आई। इसी तरीके से और हजरात भी थे, इसी तरीके से आपके फॉरेन ऑफिस के बंदे भी थे, फॉरेन मिनिस्ट्री के बंदे थे। वो सारे के सारे वो खान साहब को एक किस्म के उलझा दिया चीजों में। वो उनको सुलझाने के लिए बड़े अफसोस की बात है कि वो लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। और फिर अब वो लोगों को बुरा भला कहते हैं, वो ठीक है, वो हर कोई ऐसे करता है। और आजकल जो उनकी कैफियत है उसके अंदर तो 2-3 चीजें शामिल हो गई। कोई डिस्पोंडेंसी भी हो जाती है, कोई लोग परेशान भी हो जाते हैं अपने माहौल से,
कि बंदा कहाँ तक पहुंचा हुआ हो और कहाँ आकर बैठे, उसके अपने घरेलू हालात हैं, कोई और चीजें हैं, वो चीजें वो बीबी वो इस तरीके से जहन मऊफ हो जाते हैं लोगों के। वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, वो भी इस चीज के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको जब हर तरफ से तंगी होती है ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसका बहादुरी से मुकाबला करते हैं। मगर बहादुरी का मुकाबला ये नहीं है कि आप हर किसी के सामने उसके साथ लड़ाई करें। बहादुरी का मतलब ये है कि आप अपने असाब पे काबू पाएं और लोगों को उम्मीद दिलाएं। और लोगों ने आपके लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है जो उन्होंने इस वक्त इलेक्शन में 2024 में लोगों ने भरपूर वोट दिया है, यही काफी है इमरान खान साहब के लिए कि वो अपने आप को इस मकाम पे समझें कि लोग बेशक सारी अदालतें, इलेक्शन कमीशन, जितने जिनको वो बुरा भला कहते हैं, सारे फौजियों को कहते हैं बुरा भला, सबको कहें, जिस बंदे को अवाम की इतनी ताईद हो वो उसको तो इन चीजों से मुबर्रा होके बड़ा होके बात करनी चाहिए मुल्क की खातिर, बजाय इसके कि वो छोटे छोटे चीजों के साथ उलझे रहे हैं लोगों के साथ। तो खाकवानी साहब ये बताइए कि ये जो उनकी आप जिन वीकनेसेस का जिक्र कर रहे हैं, आप पहले भी काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं और भी लोग इसी किस्म के मामलात बताते हैं। ये बताइए कि इसी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के साथ आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पीटीआई का और बानी पीटीआई का? क्योंकि एक दिन वो ये कहते हैं कि मुझसे जो है वो बातचीत करने का वक्त गुजर गया है, 8 फरवरी को बातचीत होनी चाहिए थी और अब तो मुझसे कोई बात भी ना करे। आज उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब के जरिए ये बयान भेजा जो उन्होंने कोट किया है कि वो कह रहे हैं कि ना कोई मुफाहमत होगी ना कोई डील होगी। तो कौन मांग रहा है उनसे डील और क्या प्लान्स हैं उनके? देखिए, लोगों में तो क्या भेजते हैं मैसेज, अल्लाह को मालूम कि वो जो मैसेज दे रहे हैं क्या उसमें सदाकत है या वो इस चीज को अपना एक वो समझते हैं कि मेरे साथ लोग बात करना चाहते हैं मगर मैं किसी से बात नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये ज्यादती की और मेरा मैंडेट चोरी किया, मेरा फलानी चीजें गलत की, मुझे उन्होंने गलत केसेस में फंसाया। वो उस चीज को खड़े होके कभी किस तरीके से पेश करते हैं, कभी इन्हीं के लोग कई दफा खड़े होके जो आजकल उनके मंजूर नजर है वो आकर कहते हैं कि नहीं हम तो हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई भी चीज हो वो बात करने हमें वो है, मगर हमें अपना मैंडेट जो है जो हमारा चोरी हुआ है वो हमें वापस दे, क्योंकि वो कंडीशन है उनकी। अब वो मैंडेट जो कुछ होना था उस मैंडेट के साथ सबको पता है, आपको भी पता है कि वो मैंडेट जो अवामी उमंगों के मुताबिक था वो मैंडेट नहीं है। वो हर बंदा जानता है। मैं झूठ बोलूं और किसी को खुशामद करने के लिए कहूं कि नहीं जी मैंडेट तो ऐसी था, ऐसे नहीं था। मैंडेट और था, हुकूमत और तरीके से बन गई। अब वो उसके अंदर वो अब कैसे रिवर्स हो, और ये जो इम्पैस क्रिएट हो रहा है ना आपस में मुखासमत का, अल्लाह खैर करे, ये कोई किसी बहुत ही अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि कोई खुदा ना खासा किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट ही ना हो जाए जिसकी वजह से फिर ये सारा का सारा निज़ाम भी जाता रहे और ये लड़ाई के असबाब जो हैं वो भी कोई हल करने के काबिल ही ना रहे। और मुल्क के अंदर इस वक्त बड़ी एक जहनी परेशानी है आम आदमी के जहन में, उसके जो हालात हैं, इकोनॉमिक हालात हैं, उसकी जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनमें इजाफा हो रहा है, कहीं किसी तरफ से भी कमी नहीं है। चंद हजरात हैं जो इस वक्त इससे मौका फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने ओहदे ले लिए हैं, अपना बड़ी वजारतें ले ली हैं, वो ठीक है, वो उनका काम चल रहा है, मगर ये आम आदमी इससे सेटिस्फाइड नहीं है और ना ही आम आदमी इस चीज को अच्छा समझता है जो कुछ हो रहा है। खान साहब बड़ी मेहरबानी, आपने बड़े अरसे बाद हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। अगरचे आप इस वक्त कोई लाहौर में मेरा ख्याल है कोई उस शादी के फंक्शन पे थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट को आप वो रिजेक्ट नहीं कर सके। आई एम ग्रेटफुल सर, आई एम सो ग्रेटफुल। आपकी गुफ्तगू से लगता है कि खान साहब बहादुर तो हैं, समझदार नहीं है। जी हाँ, बहादुर आदमी बहुत कम होते हैं जो समझदार हो। ये हो नहीं सकता कि बहादुर आदमी जो हो वो अब चीजों से जमीनी हकायक से वो जब तक वो बड़ा आदमी ना बन के दिखाए तो उसकी जो फोर्स होती है, जो उसके लोग होते हैं, जो उसके वो ही उसके साथ चलने के लिए नहीं होता। अगर आप देखें ना पुराने लोग छोटे छोटे से लश्कर लेके आते थे फरगना से
वो आकर यहाँ पृथ्वीराज से लड़ गए। वो थोड़े से ही बंदे थे, उन्होंने आके इतने बड़े बड़े हाथियों पे सवार जो लोग थे उनके साथ मुकाबला किया और उनको डिफीट किया। इसी तरीके से लोग इस चीजों में चलते हैं। अलेक्जेंडर वहां से चला ग्रीस से, और वो सारा मेसोपोटामिया और ये सीरिया, ये सारी चीजें, इजिप्ट, सबको पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। और फिर वो अभी चंद हजारों लोगों के साथ वो सारी जगहों को फतूहात की। वो लोग बहादुर तो होते हैं ना, मगर उनके साथ जो टीम होती है ना, बहादुरी एक उनसर है, मगर उसके साथ टीम की जो प्लानिंग और उसके जो टेक्निकल फौज के होते हैं ना कमांडर्स, वो भी उनको आगे उनकी पाए तकमील करने के लिए उनका होना भी बड़ा जरूरी है। यहाँ पर एक आदमी बहादुर है, बाकी सारे मेरी तरह हैं। वहाँ पर ना वो समझ है, ना कुछ चीज है, ना उन्होंने आज तक जिंदगी में कोई काम किया है। आज आप हैरान होंगे, मैं किसी के बारे में मुनासिब नहीं है कि मैं कहूँ, आप सिर्फ टीमें देख लें कि क्या उन लोगों ने आज तक किस चीज में, किस अमल में, किस महकमे में, किस नौयत के अंदर लोगों का भलाई करके उनको कुछ चीज फायदेमंद की हो। आप नाम ले लें, 30 आदमी 35 आदमी जो इस वक्त साथ फिर रहे हैं, उनको बता दें, उनसे पूछें कि जी आपकी कंट्रीब्यूशन बता दें पिछले 40 साल में, 30 साल में। इमरान खान को ना बीच में लाएं, किसी और जगह पर भी आपने काम किया तो वहाँ उनकी आपकी क्या है। सारे हजरात चाहते हैं कि जी उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इसके ऊपर वो सवार हो जाएं और वो आगे से अपनी जिंदगी के तमाम वो चीजें जो आज तक उन्होंने कहीं पहुंच के नहीं ली थी, आज उनको वो मिल जाए तो वो समझते हैं कि कमाल है कि मैं नेशनल असेंबली में, सेनेट में, बाकी जगहों में मैं बैठा हूँ, मैं एक इशारा करता हूँ तो हजारों लोग मेरे लिए खड़े हो जाते हैं। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो लोगों में आई है, यही एक इमरान खान की वजह से उनको मिली है। मगर वो समझते हैं शायद ये हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए चीजें रहती नहीं है। क्लासा साहब, अल्लाह करे मैं गलत कह रहा हूँ और इनको अल्लाह सबक सिखाए कि ये चीजें। वो आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके, अगरचे मैं मौजूदा हुकूमत में भी आना है, जब मैं पढ़ रहा था एक इंडियन एक दानिशवार का ट्वीट पढ़ रहा था, इट वाज सो इम्प्रेसिव, मतलब लॉजिकल जो बात आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ दिन पहले कही। वो मोदी साहब को कह रहे थे, उनके जो फॉलोअर्स हैं कि मोदी साहब बहुत पॉपुलर हैं, तो उन्होंने कहा जनाब इंदिरा गांधी साहबा से तो कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उन्होंने तो 71 की वार जीती हुई थी, उसकी नेहरू की बेटू थी, नेहरू डेनिस्टी थी, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म भी बन चुकी थी। तो 3 साल बाद वो अपने MNA का इलेक्शन हार गई थी लोकसभा का, वो बहुत पॉपुलर थे। जो बात आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी उनका कहना था, ये तो विद इन मतलब 1-2 सालों में गायब हो जाती है। उन्होंने उसकी इंदिरा की मिसाल दी, इंदिरा गांधी साहबा की, इतनी बड़ी वो थी, वो इलेक्शन हार गई थी 77 का, 2 साल इमरजेंसी लगा के रखी, जिन्होंने वार जीती हुई थी सर। तो ये तो अभी भी आज भी तबसरा हो रहा है इन चीजों पे। वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जो कांग्रेस पार्टी है, ये अपने खानदानी मारूसियत की वजह से लोगों में वो मकबूलियत खो चुकी है, क्योंकि उनको कोई आदमी अपने घर से बाहर कोई नजर ही नहीं आता, और वो अब अपने बच्चों से भी नीचे होकर अपने पोतों नवासों में चले गए हैं। तो वो चीज जो मोदी साहब की कोई भी वो नहीं थी, मारूसी सियासत नहीं थी, उसको लोगों ने, आम आदमी ने पसंद किया। वो आम आदमी ने इसलिए पसंद किया कि एक तो वो जो बात करते हैं वो अमली तौर पर वहाँ इकोनॉमी बेहतर हुई है, उनके अंदर जो भी लोगों की एक अयालादारी थी का पार्लियामेंट के अंदर और बाकी चीजों में, वो नस्ल लोग थे, वो उसको उन्होंने तोड़ के रख दिया। और मैं आपकी बात काट रहा हूँ सर, बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। जो मतलब मोदी साहब जो है 10 साल से वहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, आखिरी हुकूमत 2014 में थी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह वो साहब थे लास्ट टाइम जो थे। अब वो तीसरा, जी सर, अभी वो तीसरा इलेक्शन कहा जा रहा है कि मोदी साहब जीतेंगे। वहाँ पे तो लोगों ने चले रिवोल्ट किया है, वो नेहरू डायनेस्टी के खिलाफ, वहाँ पे उन्होंने वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को डिफीट दिया। लगता है मोदी साहब फिर जीत जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो क्वाइट रिवर्स हो रहा है सर, कि वही जरदारी साहब भी दोबारा आए हैं, फिर वही बिलावल साहब भी आए हैं, फिर मरियम साहबा भी चीफ मिनिस्टर हैं, शहबाज शरीफ साहब भी आए हैं। तो यहाँ पे तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही उस तरह का। ठीक है, इमरान खान साहब का राइज हुआ है, बहुत बड़ा राइज हुआ है, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन पावर में तो अभी भी हमें लगता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो है लोगों के नजदीक अभी भी वो इतनी बुरी चीज नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। आप रिजल्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस रिजल्ट के ऊपर सवालिया निशान है, और उस रिजल्ट के ऊपर सवालिया निशान होने की ये सबसे बड़ी वजह यही है कि लोगों ने
पंजाब में वो वोट इस तरीके से नहीं दिया, ना ही उन लीडरों को उन्होंने उस तरह की पजीराई की जैसे पहले किया करते थे। यहाँ पर एक बड़ा फर्क आया है। और अपना फ्रंटियर में भी इस तरह है कि बीके में, और सिंध में एक चीज है, क्योंकि उनका जो पुराना हिसाब किताब था वही चल रहा है। उसमें कुछ जो है ना, कराची 22-21 सीटें थी, उसके ऊपर एमकेएम के हजरात वो अपना असर खो गए हैं, जो कि पहले। खान साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं, जरा खोल के बात करते हैं कि पंजाब में जो रिजल्ट आए हैं वो इमरान खान साहब को ज्यादा वोट पड़े हैं, उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं, उनके आजाद उम्मीदवार कहें जो भी कहें, और जो मौजूदा सेटअप है नवाज लीग का वहां पर, तो ये जोड़ तोड़ मारकूट और मतलब बाजू मरोड़ के उनको पावर दी गई है शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग सर। और फिर भाई साहब, और दूसरी बात तो सारी दुनिया को पता है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरीके से सीन से अलहदा किया गया है, वो भी तो इनकी पार्टी के अंदर एक किस्म का रिवोल्ट भी है, और बाकी जगहों पर भी कोई ना कोई ज़हनी तब्दीली आई होगी तो ये रिवोल्ट कामयाब हुआ है। ऐसे तो नहीं हो गया कि एक पार्टी के अंदर तो ख्वाहिशमंद हजरात होते हैं, भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती है। शाहजहां की अपने भाइयों से लड़ाई हुई, और औरंगजेब की अपने भाइयों से लड़ाई हुई। ये तो एक दुनिया का एक रिवाज है, तो उसमें ना वो कोई चीज देखते हैं, ना रिलीजन आता है, ना वो कोई चीज। वहां पर सिर्फ हुकूमत का एक ताकत का होता है। तो यहाँ पर भी वो चीज आपके सामने नजर आ गई है कि अच्छा खान साहब, एक और चीज हमने नवाज लीग के अंदर देखी सर, रही जो पहले होती थी। एक नवाज शरीफ साहब की पार्टी में एक चीज देखी, इनकी पार्टी के अंदर इंटरनल रिवोल्ट डिसेंट बहुत ज्यादा हुई है, इसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी में नहीं हुई। मसलन मैं आपको मिसालें देता हूँ, जावेद हाशमी साहब छोड़ गए, चौधरी ये निसार अली खान साहब छोड़ गए, शाहिद खकान अब्बासी साहब, मेहताब अब्बासी साहब, और इसी तरह उसका मिफ्ता इस्माइल साहब, फिर हमने देखा जुबैर साहब, मतलब लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग। और इसके मुकाबले में हमने देखा पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी रिवोल्ट नहीं हुई। उनके वजीर आजम साबिक भी रहे, जैसे शाहिद खकान अब्बासी साहब रोजाना बात करते हैं उन पर, नवाज शरीफ साहब पे और कंपनी पे, उधर वहां पे गिलानी साहब रहे, फिर वहां राजा परवेज अशरफ साहब रहे, दीगर लोग रहे। तो पीपल्स पार्टी में क्या समझते हैं, ग्रिप ज्यादा है जरदारी साहब की, दहशत और खौफ ज्यादा है, या वहां पे जुड़त ज्यादा है, कि जुड़त ज्यादा है, डेमोक्रेटिक ज्यादा है, या ये ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग बात करते हैं इसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी में, इसको जमहूरियत ज्यादा कहेंगे या जरदारी साहब को उधर खौफ ज्यादा कहेंगे सर? भाई साहब, जो पीपल पार्टी का एक तसलसल से एक हुकूमत रही है सिंध में माइनस कराची, वो उनको बड़ी जबरदस्त किस्म की एक लोगों की अंदर एक खौफ पैदा किया गया है कि वो कोई आदमी वहाँ उनकी मर्जी के खिलाफ और जरदारी साहब की मर्जी के खिलाफ वहाँ कोई ऐसा काम ग्रुपिंग बन नहीं सकी, और ना ही लोगों ने उनको तायद की कि भाई वो मतलब फहमीदा मिर्जा थी, मिर्जा साहब खुद थे, डॉक्टर मिर्जा साहब, ये भी लोग बेचारे, और वो जो थे पीर साहब बगाड़ा की जो पार्टी थी, और इसको और लोग थे, और वो लोग लोगों में इसलिए भी नहीं मकबूल हो सके क्योंकि वहाँ गिरफ्त बड़ी मजबूत है सूबाई हुकूमत की, और सूबाई हुकूमत ने अपना वो असर रसूख दिखाया हुआ है कि उनको कोई चैलेंज करता नहीं, तो लिहाजा मजबूर लोग हैं और अपनी मजबूरी के अंदर वो रहते हैं, और वहाँ कोई रोशन ख्याल पार्टी भी नहीं बन सकी। वहाँ पर भी सर लास्टली सर, आपका हम खाना नहीं खराब क्योंकि आपने वो डिनर भी करना होगा शादी में। लास्ट क्वेश्चन, इस वक्त पंजाब एक दफ़ा फिर वो सरप्लस अपनी गंदम पैदा करके किसान बेचारा मारा गया है वहाँ पे हमारे यहाँ, और उन पर चीफ मिनिस्टर साहब पे तनकीद आ रही है कि वो टिकटॉक की वीडियोस वगैरह सारा दिन की एक्टिविटी लाहौर की हद तक महदूद हैं, या पुलिस यूनिफॉर्म पे उन पर तनकीद आई है कि वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त किसान जो है मारा गया है पंजाब में बेचारा, साउथ में, सेंटर, नॉर्थ में, उनकी प्राइसेस उनकी क्रैश कर गई हैं, 2000 या उस पर 2500 रुपये पे आगे पर मन पे, हालांकि 4000 के करीब उसकी सपोर्ट प्राइस है, बारदाना मिल रहा। पास्को हो या आपका फूड डिपार्टमेंट महकमाना आप सूबाई हो, किसी को गर्ज ही नहीं है, किसी को नो पार्टीज बॉदर्ड, ना प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई खबर है, कोई इनको शहबाज शरीफ साहब को, वो पास्को वालों को उनको कोई थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं। मरियम साहबा हैं तो उनको शायद पता ही नहीं होगा कि वीट की यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है और आपके किसान के साथ क्या हो रहा है। आप लोग भी चुप हैं, कहीं से कोई आवाज़ ही नहीं उठ रही सर। किसान तो मारा गया बेचारा सर वंस अगेन। किसान पंजाब में उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है मीडिया में, और वो लिख के लोग उसकी बड़ी तशहीर कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है
आप सिर्फ एक सवाल का इनसे जवाब मांग लें कि किस शख्स ने ये हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में ये ऑर्डर दिया है कि ये जो गंदम है इस साल इंपोर्ट करें, 24-25 की इंपोर्ट करें। वो जो इंपोर्ट है वो जनवरी में पहुंची है। वाह। पाकिस्तान कभी ये सोचा था कि जो आपने इतने जोर शोर से गंदम लगवाई, महकमे पीछे, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे, पंजाब में हर घर में जाकर उन्होंने कहा गंदम काश्त करो तो आपको ये मिलेगा, लोगों में ड्राइव आई कि ये करें, और फिर जनवरी में आपके यहाँ शिप उतर रहे हैं अपना। ये कौन आदमी है जिसने ये वहां से मंगाई, और ये कौन है आदमी जो इस पॉलिसी के अंदर उसने फॉरेन एक्सचेंज खर्च किया और अपना पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सनत, मतलब एग्रीकल्चर क्लास के साथ एक दुश्मनी का इससे ज्यादा नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान में अपना चीनी भी एक्सपोर्टेबल आइटम है, मगर उसको कोई एक्सपोर्ट करने नहीं देता। नहीं, आज जो हमारी जरूरत से ज्यादा है, 700-600 मिलियन डॉलर उसके कमाए जा सकते हैं, मगर नहीं दे रहे इजाजत। ये चीज आनी थी, अपना गंदम को बाहर से मंगा लिया, अपने किसान को कुछ नहीं दिया। एक आदमी पूरा खड़ा होकर पूछे सवाल फेडरल गवर्नमेंट से कि किसने, ये तो उसमें तो निगरान हुकूमत थी, अनवारुल हक काकड़ साहब वजीर आजम थे, डीसीसी थी, उधर मोहसिन नकवी साहब थे पंजाब में। ये तो इनसे सवाल आप पूछे, इनसे बनते हैं कि आप बैठे हो तो कैसे इंपोर्ट की इजाजत दी गई है। गुजारिश है, इसके अंदर वफाक ने खोली होगी ना, इजाजत दी होगी, उसने वो एलसी खोली होगी, उसने फॉरेन एक्सचेंज एलोकेट किया होगा, ईसीसी का फैसला होगा इस पे सर, ईसीसी ने इसको अलाउ किया होगा। आप मेहरबानी करके इसको नंगा करें कि ये किस आदमी ने जनवरी में यहाँ पर गंदम बर्दाश्त कैसे हो रही है, यहाँ पहुंचे, जहाज पहुंचे कैसे हैं इस देश के अंदर। ठीक सर, 3 मंथ्स बिफोर ये टेंडर खुला होगा, उसको आने जाने में वक्त लगा होगा, जहाँ पैसे मुहैया किए गए होंगे। आफ्टर ऑल कुछ स्टॉक्स के अंदर पूछते हैं सूबों से कि आपके पास कितने पड़े हैं स्टॉक्स, आगे वाली गंदम का खजीना लगाते हैं कि कितनी गंदम आने वाली है, कितनी एकरेज हो गई है, 100 कितनी हो गई है उसके काश्त, मगर किसी ने पूछा नहीं। मगर कमाल है कि यहाँ किसी को झूठ भी नहीं देंग रही कि कोई। वैसे राना तनवीर साहब ने ये कहा है कौमी असेंबली में कि ये निगरान हुकूमत के टाइम पे ये काम हुआ था और इसकी इंक्वायरी हो रही है। इंक्वायरी भी ये जो कहे ना इंक्वायरी हो रही है, समझेगा ये चीज फूक खाते में जा रही है। सर बड़ी मेहरबानी सर जी, हर बंदे को पता है कि ये कहाँ हुआ है, क्या हो रहा है, मगर आगे हिम्मत नहीं है किसी की खड़े होकर उसको पॉइंट दे, क्योंकि उसमें कोई लेन देन का मामले के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टेप होना जरूरी। बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब, अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा इस मामले में बात करेंगे पीएससी के मामले पे कि क्या है, क्या कंफ्यूजन है, और बात करेंगे एहतसाब अदालत के हवाले से भी, जिन्होंने बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं को कहा है कि किसी किस्म के वो इदारों के खिलाफ बयानात नहीं जारी करेंगे। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास अब पीएससी का हम मामला डिस्कस कर रहे थे, खाकवानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। ये क्या मामला है पीएससी का, और शेर अफजल मरवत साहब को वाकई कोई अपोज कर रहा है पार्टी में? अभी वो किस प्रेशर में कह रहे हैं कि कोई मसला ही नहीं है पार्टी में? व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब वो कहते हैं ना कि इस पे मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे रोया जाए या हंसा जाए, जिस तरह ये पीटीआई इस मामले को हैंडल कर रही हो, जिस तरह के आपस में गोल में लगे हुए हैं। मतलब वो कहते हैं मुझे कोई इसका अप्रोप्रिएट कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये फैसला करना है स्पीकर कौमी असम्बली ने, ये रिवायत है, कानून नहीं है, ये ज़रा जहन में रखें। सो रिवायत का मतलब ये होता है कि मर्जी है स्पीकर की या हुकूमत की कि वो इस रिवायत पे चलना चाहते हैं या इस रिवायत को वो तोड़ना चाहते हैं। मैं आपको 2-3 मिसालें दूँ। 2007 तक इसकी कोई ऐसी रिवायत नहीं थी कि जनाब कि आप अपोजिशन का बंदा जो है ना वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को हेड करेगा। 2008 में पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी ने इन्होंने काम किया, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था 2006 में इन्होंने, उसके तहत इन्होंने जनाब कि अपोजिशन को जो है ना वो देनी चाहिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, हुकूमत जो है ना वो बैठ के उसकी अकाउंटेबिलिटी करे, वो अपोजिशन करे, और जितने ऑडिट पैरे आने हैं, जितना वहाँ सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की व्हीलिंग डीलिंग हुकूमतों की जो भी है अपोजिशन का बंदा करे, और इसको ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए ताकि हमें ये जो टांट मिलता है ना कि हम लोग जो है पार्लियामेंट जो है ना अपने अगर लोगों का एहतसाब नहीं करते, फिर नैब, फिर FIA या फिर आर्मी आती है वो एहसाब करते, हम इसकी पार्लिमानी इसकी अकाउंटेबिलिटी खुद करेंगे। और PAC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये वहद में ये आपकी कमेटी है जिसमें तकरीबन 40 के करीब वजारतें जो है ना, या सेक्रेटरीज फेडरल
वो वहाँ पेश होते हैं और वहाँ पता चलता है। मुझसे अगर पूछें कि फेडरल सेक्रेटरी लेवल का ब्यूरोक्रेसी का जो लेवल है, उनकी कंपिटेंसी जो है फेडरल सेक्रेटरीज की, वो वहाँ पता चलती है। वो एक अलग डिबेट है। तो अब उस पर इन्होंने आके पहली दफ़ा चौधरी निसार अली खान साहब को, तो वो अपोजिशन लीडर थे, उनको बना दिया इन्होंने। वो चलाते रहे, 3-4 साल चलाई, दरमियान वो नाराज हो गए। तो उस वक्त उन्होंने, अब वहाँ से उन्होंने ट्रेडिशन को तोड़ा। अब जरा देखें, जब चौधरी साहब ने 4 साल बाद किसी वजह से नाराज हो गए, वो नाराज भी जल्दी हो जाते थे, वो नाराज हो गए, छोड़ दिया उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो उस नदीम अफजल चंद साहब को उन्होंने चेयरमैन बना दिया। अब चंद साहब जो है पीपल्स पार्टी के थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने पीपल्स पार्टी के बंदे को उन्होंने बना दिया क्योंकि मेंबर थे कमेटी के वो। तो रिवायत तो उन्होंने तोड़ दी ना, वहां पे कानून तो नहीं था। या तो वो ये करते नवाज लीग के किसी और बंदे को बना देते अपोजिशन में, दिन नहीं। अब उसके बाद आ गई 2013 आ गया, इन्होंने फिर वो रिवायत भी कायम कर ली, खुर्शीद अली शाह साहब को बना दिया, जो मैंने कहा उन्होंने बर्बाद करके रख दिया पूरी PSC को, उसका स्ट्रक्चर भी, तो उसके पैरे भी, हर शे उन्होंने सेटल करते गए, कहीं पे उन्होंने किसी को तकलीफ ही नहीं दी। दैट्स अनदर उनकी सैड स्टोरी। उसके बाद हमने देखा 2018 में खान साहब आया और उसमें दीगर चीज़ें आई, और उन्होंने नूर आलम को फिर बाद में देखा होगा आपने बना दिया, उन्होंने इनको चेयरमैन बना दिया। और वो उसमें थे, इमरान खान साहब की पार्टी के थे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के थे। ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि कानून नहीं है कि जिस पे अमल करना है, ये है रिवायत। अब हुकूमत रिवायत को कायम करना चाहती है, नहीं करना चाहती, वी विल सी जब अभी कोई नॉमिनेशन होगी। उससे पहले कि हुकूमत कुछ इस पर फैसला करे, कोई बंदा ढूंढे, इनसे बातचीत करे, इन्होंने खुद ही अपना एक इन्होंने मेला शुरू कर दिया। और मेले में 3-4 लोग जो है ना, उन्होंने अपनी तरफ से नाम देने शुरू, उम्मीदवार दे दिए। अब मुझे एक और लगता है, आपस में लड़ाई हो रही है इसकी PTI की। वो कहते हैं मैं बनूंगा, वो कहते नहीं मेरा खान साहब ने नाम दिया, वो कहते नहीं खान साहब ने फलां का किया। अच्छा, हामिद अली खान, उनका हामिद खान साहब का नाम आ गया। अब इतना भी कानून का इनको नहीं पता, मतलब मुझे समझ नहीं आती। इसलिए खान साहब को ये जहाँ जेल तक ले गए हैं सारे, बेचारी वो मरियम भट्टू साहबा ने ठीक ट्वीट्स किए हैं इन पे, हामिद खान साहब पे और उन पे, उनके बाकी लोगों पे, कि भाई साहब आपने टिकटें लेनी थी, सेनेटर बनना था, तो नजर आते थे, अपनी सियासत की और मतलब पतली गली से निकल गए। क्या इनको ये नहीं पता कि सेनेट का कोई बंदा जो है वो चेयरमैन नहीं बन सकता पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? बेसिकली ये कौमी असम्बली की कमेटी है, सेनेट की कमेटी अलहदा है। लेकिन दरमियान में एक उसमें इन्होंने बिल में या उसमें शिक में चेंज करके, एक बड़ी डिमांड थी बड़ी पुरानी कि कौमी असम्बली के जो मेम्बरान है 20 के करीब होते थे पहले, इसमें सेनेटर्स को भी इनको नुमाइंदगी देनी चाहिए। तो उसके बाद चेंजेस करके इन्होंने सेनेटर्स को भी इन्होंने परसेंटेज दी। पिछली दफ़ा भी उसमें 2-4 सेनेटर्स जो है ना, इसमें इसके मेंबर शहरी, अगेन मुझे याद पर मुशाहिद हुसैन साहब थे, शहरी रहमान साहब थी, और भी मेरे ख्याल शिबली फराज साहब भी शायद थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। तो उनको हिस्सा दिया गया, रिप्रेजेंटेशन दी गई। वहां से अपर हाउस से बन ही नहीं सकता, ये कौमी असम्बली का मेंबर ही बनेगा। बेसिकली इट्स कौमी असम्बली में मतलब कमेटी है, उसी में से किसी ने बनना है। ये हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन चेयरमैन वहां से नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप में इतनी अक्ल है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपने कहा जी हामिद खान साहब जो वो चेयरमैन के लिए भी उम्मीदवार, भी कहां से मिट्टी और 100 उम्मीदवार हो सकते हैं? उनको तो लॉ नहीं परमिट करता। अगर ये आप ये कानून समझते हैं, ये पार्लियामेंट समझते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर तो खान साहब बेचारे जेलों में तो अपने 35-40 साल वो सजाएं करवा के फिर मतलब क्या फिर आपसे गिला करे? फिर तो वो उनकी बहन भट्टू साहब उनमें ठीक कह रही हैं कि आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब बेसिक नुक्ते पे आपस में लड़ाई। अब 3 लोग आ गए हैं, हामिद रजा साहब, हामिद रजा साहब आ गए। नो डिसरिस्पेक्ट टू हामिद रजा साहब, अच्छे बंदे होंगे, भाई कोई ऐसा बंदा तो चुन के। अब तीनों जो उम्मीदवार हैं, तीनों के तीनों न्यू कमर हैं। शेर अफजल साहब भी न्यू कमर हैं, उनको भी कोई पता नहीं है कि कैसे चलता। बिल्कुल वो काबिल आदमी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, अच्छे होंगे, बहादुर होंगे, सारे उनमें नेकियां होंगी, सारे अच्छे काम होंगे, लेकिन उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि जनाब के हाउस होता है कि अभी तो उन्हें आए हुए हैं, मतलब 2-3 महीने हुए हैं, फिर आपने देखना है, क्योंकि इट्स अ वेरी प्रोफेशनल जॉब। ये इसके लिए थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग इश्यूज की होनी चाहिए, वजारतों के होने चाहिए, आपको ऑडिटर जनरल की होनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की होनी चाहिए। एक अच्छा खासा लंबा एक प्रोसेस होता है जो आपके सामने शुरू होता है। इट्स ए फाइनेंशियल गेम सारी, कि आपने कितनी करप्शन की हैं, चीज़ें की हैं, वहाँ पर फिर आपके डायलॉग्स होते हैं, फिर बैठ के ऑडिट पैर एक्सप्लेन किए जाते हैं, उनका जवाब देती है उसमें फेडरल सेक्रेटरीज देते हैं, फिर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, एक ऑडिट अपना केस पेश करते हैं, फाइनेंस से ओपिनियन ली जाती है, सारा कुछ एक पूरा प्रोसेस है, पैकेज है। अच्छा, हामिद रजा साहब हैं, वो भी पहली दफा आए हैं, मैं अगर गलत नहीं कह रहा। हामिद खान साहब अगर जी मान लिया जी सेनेट के रूल्स अगर उनको समझ आते हैं, मुझे नहीं आ रहे, वो भी पहली दफा हाउस में पहुंचे हैं। क्या PTI जो नाम दे रही है, ये वो नाम दे रही है जो सारे के न्यू कमर्स हैं? आपके पास बाकी कोई ऐसे बंदा नहीं है जिसका नाम आप दें जो मतलब जिसको हुकूमत को रिजेक्ट करते हुए कोई थोड़ी सी तकलीफ हो? मुझे ये फील होता है इनको इसी तरह का वो तमाशा इनका देखता है। आई मे बी रॉन्ग, जस्ट मैं असेसमेंट ठीक भी हो सकती है, गलत भी रीडिंग। हुकूमत ने इनको शायद वो ना दे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इनको होता, मुझे लगता है। अच्छा,
मुझे लगता है कि हुकूमत जो है ना आराम से तमाशा बैठी देख रही है, स्पीकर साहब भी, एजाज सादिक साहब भी देख रहे हैं, आखिर पे वो कुछ और अगेन इस रवायत को बरकरार ना रखने की रवायत को फॉलो करेंगे। ये पहले भी हो चुका है, मैंने बताया आपको, वही कह रही हूं ना कि वो ना करें। हाँ। अच्छा, ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, रोला डालेंगे ना एक दिन, मतलब हंगामे बेचारों के साथ पहले भी बहुत सारे उन्होंने इनकी सीटें, खवातीन की सीटें छीन ली, सबसे ज्यादा नुकसान तो वो दिया, बल्ला छीन लिया, इनका निशान छीन लिया, इनको जेलों में डाल दिया, सारा कुछ इनके साथ जुल्म ज्यादतियां तो हुई हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि एक और ज्यादती तैयार है, ये आपस में इनकी लड़ाई चल रही है, हुकूमत मजे से बैठी उनका तमाशा देख रही है। अगर आप इस इश्यू पे अगर एक नाम आप नहीं दे सके, एक नाम इनको देना चाहिए था, जिस कर उस पर डट जाना चाहिए था। अब तीनों उम्मीदवार हैं, तीनों के आपस में, अब क्योंकि उनको हामिद रजा साहब को किसी ने बताया होगा कि भाई साहब ये तो बड़ी अहम कमेटी है, हाँ। इसका बड़ा क्लाउट है, इस कमेटी के में बहुत बड़ी व्हीलिंग डीलिंग्स होती हैं, वहां पे फेडरल सेक्रेटरी जो आते हैं बेचारे, उनको दबा दबू के बहुत सारे काम लिए जाते हैं। अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं तो 20-25 साल से इसको कमेटी को मैंने फॉलो किया है, इसमें अच्छा खासा पैसा बनता है, इसमें ऑडिट पहले इसमें सेटल होने होते हैं, इसमें बड़े बड़े, इसमें मगरमच्छ, बिग गन्स, उनकी बिहाइंड द सीन्स लॉबिंग हो रही होती हैं, इन्हीं मेंबरान की हो रही थी, चेयरमैन की हो रही होती है कि सारी ये जाने दें, रिकवरीज हो रही होती हैं। सो ये बहुत बड़ी एक मतलब है, ये सोने की कान है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये कुछ छोटे के बाद अब गल्ला भी जा रहा है, गल्ला भी जाता है, लिहाजा अब उन सबको पड़ गई है कि इस गले पे मैंने बैठना है, आपस में लड़े। हुकूमत अब इस गले पे इनको बैठने देती है, नहीं बैठने। मुझे तो लगता है नूर आलम साहब जो हैं वो चुपके से कोई ना कोई अपना कोई काम कर रहे होंगे, लगे होंगे लॉबिंग के, भाई साहब ये चेयरमैनशिप मुझे दें तो। अच्छा, वो भी अपोजिशन के बंदे हैं, वो मौलाना साहब की पार्टी के हैं। सो हुकूमत कह सकते हैं हमने अपोजिशन का बंदा बनाना है ना, तो हम जनाब नूर आलम साहब को बना देते हैं। सो मुझे लगता है कि समथिंग इज कुकिंग। हुकूमत जो चुप करके तमाशा देख रही है ना, स्टॉर्म बिफोर, पहले ये लड़ लें, हाँ बिल्कुल, फिर हम अपना एक जबरदस्त किस्म का पैकेज वो कहते हैं ना लल बिफोर द स्टॉर्म, तो उससे होते तूफान मत समंदर, वो कहते हैं ना ज्यादा सुकून वाला हो ना तो मलाह डर जाते हैं कि इतनी जो खामोशी है, सुकून है, ये किसी बड़े तूफान का पेश क़दम है, तो उसको कहते हैं लल बिफोर द स्टॉर्म। ये अगर मुझे यही लगता है कि उन्होंने कोई ना कोई सरप्राइज मारना है, आपस में ये बांटते रह जाएंगे कि दाल मतलब चौक में बांटनी है या हमने वहां पे बांटनी है। मुझे यही लगता है कि हुकूमत जो है अगर उन्होंने कर दिया तो बड़ी बात होगी, विच आई डाउट सीरियसली, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ये ख्याल है कि वो नहीं करेंगे। अगर मान भी गए आखिरी बात तो शायद शेर अफजल खान साहब पे मान जाए वो कि चलो इनको बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स सी क्या होता है। क्लास अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद थोड़ी सी बात करेंगे ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, ये किस स्टेट ऑफ माइंड में, किस चक्कर में धमकियां दे रहे हैं और क्या इन धमकियों की हकीकत है। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा ने आज वर्दी पहनी, इसके ऊपर हर जगह बात हो रही है, कौमी असम्बली में बात हुई, सोशल मीडिया में बात हो रही है, टीवी चैनल्स में बात हो रही है, ये बहुत कोई इंपॉर्टेंट इशू है? मेरा तो ख्याल है मरियम साहिबा माइट बी वेरी हैप्पियर आज, जितनी अटेंशन, जितनी डिबेट, जितनी बहस मुबैसा, एक क्योंकि उनको मिला है, ट्रेंड चल गए हैं सारी चीज़ों को। उन्होंने ट्वीट भी शायद किया जी मेहनत कर हसद न कर, उन्होंने इस तरह की, इसका मतलब तो ये है कि उन्हें मज़ा आ रहा है और वो सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं कि हर बंदा उन पर डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। अब इसको 2-3 तरीकों से देखने की जरूरत, दोनों साइड देख लेते हैं। एक तो ये है जैसे लोगों ने कहा जनाब कि इस वक्त मुल्क को ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस वक्त ग्राउंड आपको नज़र आना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ इस वक्त पंजाब में जो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, जो एक इन्होंने बताया जा रहा है कि जहाज़ इन्होंने मंगवा लिए हैं बाहर से वीट के, इस वक्त किसान तबाह होकर रह गए। ना पास्को आपको नज़र आ रही है, ना पास्को का आपको चेयरमैन नज़र आता है, ना MD वगैरह जो भी हैं, ना फूड डिपार्टमेंट नज़र आता है। वहाँ मिडल मैनों की वहाँ पे उनकी चांदी हो गई है हमारे इलाकों में, क्योंकि वीट के एरियाज़ हैं तो लोग इस वक्त रो रहे हैं बेचारे। ऊपर से बारिशें आई हैं, रेट नहीं मिल रहा, सिफारिशें हैं, बार दाना उनको देने को कोई तैयार नहीं आम आदमी को। ना मतलब अगेन कह सकते बड़े लोग तो अपनी सिफारिश पर ले लेते होंगे, आम आदमी मारा गया। अगले साल उसने गंदम काश नहीं करनी, आपने जाके फिर उस पर गंदम इंपोर्ट करनी। पिछले कई सालों से 2019 के बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सरप्लस हम पैदा कर रहे थे। आपने उसके साथ किसानों के साथ धोखा हुआ है, बहुत बड़ा हुआ है। और मरियम साहिबा को इस वक्त फील्ड में नजर आना चाहिए था, लाहौर से बाहर निकलना चाहिए उनको। हमें कोई नज़र नहीं आ रही कि वो उनको जो कन्फाइन कर दिया गया, जैसे लाहौर ही पंजाब है और वो सिर्फ उसकी लाहौर की उसकी वज़ीर आला हैं। या इस्लामाबाद में देखें, ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लगते हैं 24 किलोमीटर के आपके वज़ीर आज़म जितने के इस्लामाबाद है। ना आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं, ना मरियम साहिबा नज़र आ रही हैं कि आप इस वक्त किसान के पास जाते हैं, उनसे खड़े होते हो कि हमारे कोई अगर सराय के इलाकों में जाके देखें जहाँ पे गंदम की कटाई के बाद लोगों की फसलें जो हैं वो बेचारे बोरियां लेके बैठे हैं, उनको खरीदार कोई नहीं मिल रहा, जो सबसे बड़े बिलियंस ऑफ बिलियन रुपीज़ के उनको लॉसेज हो रहे हैं, इनको वहाँ नजर आना।
वहीं से वीडियो नजर आनी चाहिए थी। मतलब आप उस पे जाएं, उन पे जाएं उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनको भी ये बता दिया गया है कि जनाब के जैसे खान साहब और उनकी पार्टी जो है इन्होंने सारा मतलब कुछ 4 साल को इन्होंने टक्के का काम नहीं किया। जो इनके अपोनेंट इन पे तनकीद करते हैं पीटीआई के, उन्होंने टक्के का काम नहीं किया। उन्होंने जनाब सिर्फ टिकटॉक पे जोर रखा, गाने बनाए हैं और फिर उसके बाद लोगों को चला चलू के उस पर गानों की बुनियादों पर उन्होंने नैरेटिव बनाए और बगैर कोई काम किए, उनका ख्याल है नवाज लीग का, उन्होंने सबक ये सीखा है कि काम करके वोट नहीं मिलते, टिकटॉक पे वोट मिलते हैं, लिहाजा वीडियो बनाओ और उस पर डाल दो, इस ट्रेंड चलाओ, लोगों को इसी में खुश। अच्छा, लोग भी खुश रहते हैं, मजे की बात है, लोग भी खुश रहते हैं इन मामलात में। सो एक तो ये चीज़ है कि मरियम साहबा जो हैं, जो बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस हैं उनको देखें, वो स्कूलों में जा रही हैं, बर्गर उनको मतलब कि लोग जो उन पर तनकीद कर रहे हैं, एक साइड तो ये है। दूसरी साइड और भी है कि अगर उन्होंने आज अगर खवातीन का वो था, उनके पासिंग आउट थी एंड एज ए सॉलिडेरिटी के तौर पर उन्होंने उनके साथ जाकर उनकी यूनिफॉर्म पहन ली है और उनको मतलब उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि बीइंग ए लेडी चीफ मिनिस्टर मैं उनके साथ सॉलिडेरिटी शो करती हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतनी बड़ी हमें मतलब टॉपिक्स बनाने चाहिए थे, खबर बनाने चाहिए थे। यही शायद वो मरियम साहबा भी चाहती थी कि वुमेन को एक उसमें मैसेज दे। बहुत सारी खवातीन ने शायद इस पर रिएक्ट भी किया होगा कि अच्छा, फिर आप ये देखें मोदी साहब को हम देखते हैं, उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी जो आज मतलब टीवी पे आ रही थी नजर। ऐसे ज़ेलेंस्की को देखते हैं, वो बार हालांकि इज नॉट ए कमांडर, लेकिन अपने फौजियों की उनकी सॉलिडेरिटी शो करने के लिए, उनको बूस्ट करने के लिए वो अपनी वर्दी पहन के उसमें, और बहुत सारे कैरेक्टर बताए जा सकते हैं। सो इसकी दोनों साइड्स हैं। एक तो ये है कि मरियम साहबा को ज्यादा सीरियसली इस वक्त मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि पंजाब का जो बड़ा मसला है वो गंदम का मसला है, किसान मारा गया है, आप उसके रेस्क्यू को जाएं, उसकी मदद करें, उसको दें, ये बाकी चीजें चलती रहती हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज की तरफ नजर करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।